हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हम जीएस पेपर सेकंड यूपीएससी मेंस 2024 का डिस्कस करेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और कितना इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों का। और नेक्स्ट ईयर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बर्निंग टॉपिक है और पिछले 5-6 सालों से 8 सालों से इस पर बराबर बातचीत हो रही है। तो विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करना है। तो चुनाव सुधार के संबंध में लिखना है, बाकी चीजें नहीं, गार्बेज मटेरियल नहीं डालना है। चुनाव सुधार क्या होगा क्या नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराना। इससे जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है चुनाव आयोग की वो कम हो जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो भाई बार बार चुनाव होते हैं, किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है, तो उससे क्या होता है कि चीजें बड़ा गड़बड़ करती हैं। और चीजें गड़बड़ होने का मतलब सीधा सा होता है कि खर्चा तो ज्यादा लगता ही है ना, और जो काम धंधे होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो काम धंधे डिस्टर्ब ना होने पाए इसके लिए बार बार भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी का और काफी सारे लोगों का मत था कि इसको अमली जामा पहनाया जाए। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया है ना, उसी तरह ये भी बात हो रही है कि वन इलेक्शन वन। तो बर्निंग टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको किया जा सकता है, अभी हाल फिलहाल का मुद्दा है। दूसरा, लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण यानी आर्बिट्रेशन और जो लोक अदालत होती हैं उनकी व्याख्या करना है, बताना है दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके अंतर स्पष्ट करना है। अब क्या दीवानी और आपराधिक दोनों के प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं लोक अदालत और आपराधिक, है ना? तो ऐसा नहीं है, लोक अदालत का अपना अलग काम है। मध्यस्थता अधिकरण आर्बिट्रेशन ज्यादातर दीवानी मुकदमों से होता है, जैसे कर विवाद हो गया, रुपए पैसे के लेन देन का विवाद है, ये सारे विवाद आपराधिक प्रकृति के नहीं होते, ये दीवानी प्रकृति के होते हैं। तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन कहीं मारपीट हुई है, ओके, किसी जमीन का मामला है या हत्या का प्रयास किया गया, इस तरह के मामले लोक अदालत की मद में जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में लोक अदालत का आयोजन भी किया था, 3.5 लाख मामलों को निपटाया गया है। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। देखो हाशिया शब्द आया, मैं एनसीईआरटी में बता रहा था, हाशिया का मतलब होता है कि उसको ढकेल देना, मेन स्ट्रीम से बाहर कर देना। अब कैबिनेट प्रणाली का विकास परिणाम क्या हुआ? देखो, जब सरकार का गठन होता है तो उसी प्रकार लोकसभा और राज्य सभाओं से मिलकर के कई प्रकार की कैबिनेट समितियां बन जाती हैं, है ना। अब जैसे मान लिया कुछ तदर समितियां होती हैं अस्थायी काम के लिए, कुछ साल भर के लिए नियुक्त की जाती हैं और उसमें अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव भी लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों से कर लिया जाता है। लेकिन कैबिनेट प्रणाली में ज्यादातर दबदबा सरकार पक्ष के सांसदों का होता है ना। अब सरकार पक्ष के सांसदों का होगा तो जो संसद में चीजें की जाती है, मान लिया कोई विधेयक आया, उस पर चर्चा की गई, विपक्ष ने अपने सवाल काउंटर किए, विपक्ष वॉकआउट कर गए, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो संसद में कानून बनाने का काम तो संसद को दे दिया गया। अगर समितियों के माध्यम से काम चलाओगे तो संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली जाएगी। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो कभी कभी कैबिनेट प्रणाली से भी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं जो संसद में नहीं हो पाती। खासकर विपक्ष मान लिया अड़ंगा लगाए हुए है किसी कानून को लेकर के और वो कानून बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अगेन सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है बल्कि उनका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी करिए। अब देखो, कैग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब कैग क्या करता है कि वह हो जाने के बाद उसका परीक्षण करता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है संसद में, और वो किसी सरकार वरकार के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी संसद के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो वे की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना पड़ता है, उसे सारी चीजें एक प्रॉपर वे में करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसी के संबंध में टिप्पणी करनी थी। और भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है कि पोस्टमार्टम टाइप का करता है, कि मरने के बाद जैसे लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है वैसे ही मंत्रालयों द्वारा खर्च करने के बाद व्यय का लेखा जोखा किया जाता है।
तो अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग चीजें हैं और इनको समझना पड़ेगा आपको। तो कैग के बारे में पढ़ना है आपको, और ये सारी चीजें देखो बजट सत्र जब चलता है ना तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं फोकस में। अगला 5वां क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करना है। अब जैसे कोई भी सरकार हो सुशासन की बात करता है, बिहार में नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, फिर भी बिहार में कितना सुशासन है ये तो हम सब जानते हैं। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी, है ना, समानता, ये सारी चीजें प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का यानी पंचायत सेक्शन का आपको विश्लेषण करना है। और अगर ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान का बताना है। देखो फायदा तो कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर अगर बना रहे, छोटी जनसंख्या होती है, निर्वाचन हो जाता है, 5 साल के लिए इलेक्शन हो जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। शहरी स्थानीय निकायों के बहुत ज्यादा चीजों के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो पाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए स्थानीय निकायों के विलय की बात तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन फिर भी फायदे और नुकसान दोनों बताना है। खर्चा कम आएगा अगर विलय कर दिया जाएगा। दूसरा, इलेक्शन में बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह का इस्तेमाल हो वो कम हो पाएगा। ओके, अगला है, कतिपय सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण जो सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य टिप्पणी करना है। अगर सकारात्मक वे में जाए, अगर चुरकटाई करने की, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो चुरकटाई करने लगते हैं, है ना, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से समावेशी लोगों के हित में काम करें तो समावेशी विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। चाहे एनजीओ हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, ये भारतीय राजनीति में हमेशा इनकी इंपॉर्टेंस रही है, आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन 6 नंबर तक हैं सब पॉलिटी से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस देखते हैं, नए नए जो मुद्दे निकल करके आते हैं उन पर बात करते हैं तो आपके लिए आसान है, वरना पॉलिटी थोड़ा सा टफ होती है क्योंकि इसकी लैंग्वेज टफ है। अगला इकोनॉमी से निर्धनता वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, निर्धनता और कुपोषण एक विषाद चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहला तो ह्यूमन, अगर कैपिटल ग्रोथ करनी है, ह्यूमन कैपिटल को बेहतर बनाना है, मानव पूंजी को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है? आवश्यक शर्त है स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और पोषण। स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, ये 3 चीजें अति आवश्यक हैं। अगर ये सारी चीजें आप बचपन से ही कर लेते हो तो बच्चा बेहतर तैयार होगा। लेकिन अगर निर्धनता है और कुपोषण भी है तो ये ऐसे चक्र का निर्माण करते हैं कि भाई जो भी पॉपुलेशन आएगी, जो भी बच्चा होगा अगर कुपोषित है, और कुपोषण तभी होगा जब वो निर्धन परिवार होगा। बड़े परिवारों में कुपोषण बहुत कम देखा गया होगा, ग्रामीण भारत में कुपोषण सर्वाधिक है, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में और ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के कुपोषण का संबंध निर्धनता से है। अगर आप अच्छा खान पान आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, अच्छे मिनरल्स आपको खाने में नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आप कुपोषित हो सकते हैं। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है, उसके बाद बच्चों का नाम आता है, हर 5 में से 1 बच्चा हमारे यहाँ कुपोषित है। तो इससे क्या होगा ना, तो जो पॉपुलेशन बड़ी होके आएगी मान लिया, तो वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि स्वास्थ्य उसका हमेशा गड़बड़ करता रहेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो माइंड भी गड़बड़ होगा, पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगेगा, तो ह्यूमन कैपिटल का निर्माण कैसे होगा? और एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल बहुत आवश्यक है। किसी देश को बेहतर बनाने के लिए उसकी ह्यूमन कैपिटल, जो मानव पूंजी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा के माध्यम से इसको बनाया जा सकता है। पहले तो निर्धनता को खत्म किया जाए, निर्धनता खत्म होगी तो थोड़ा बहुत कुपोषण तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद अच्छा भोजन, एक स्वास्थ्यप्रद भोजन दे करके हम इन चीजों से बेहतर तोड़ने में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। टीके का उपयोग जैसे हो रहा है ना, बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं दी जाती हैं सरकारी अस्पतालों में, सरकारी आशा बहुओं के माध्यम से। तो इस तरह की चीजें करके हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताया ना मुश्किल है। उसके बाद प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति
लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, विवेचना करिए। बहुत टफ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एथिक्स में पूछे जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, तो इसको आपको करना ही पड़ेगा। क्या कहना है? प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा जो है पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। ऐसा हो नहीं सकता, पूर्णतः सकारात्मक तो बनी रहती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक चीज है कि लोक सेवकों को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, राजशाही नहीं चलने पाएगी उनकी। आज भी देखते हो कलेक्टर साहब अपने ऑफिस में बैठ करके बढ़िया सारी जिंदगी ऐश की गुजार लेते हैं, लेकिन अगर उनसे देखा जाए तो काम करते नहीं बनता। आप लोग स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और आज भी देखा होगा ग्रामीण भारत में कोई काम अगर सरकारी ऑफिस में कोई जाता है तो वो काम होता ही होता है। मतलब 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने कितना लग जाए ये कोई कह नहीं सकता। कलेक्टर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसा नहीं लोक धारणा सकारात्मक बनी, नकारात्मक सकारात्मक दोनों बनी रह सकती है। अगर कलेक्टर बहुत अच्छा होगा सकारात्मक होगी। अगला है आईआर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के साथ इस कथन की व्याख्या करना है। द वेस्ट, पश्चिम, अब देखो कैसे बनाया है, पश्चिम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, भारत को, यहाँ कामा, ठीक है ना? क्या बताएं, वारी लैंग्वेज, वारा हिंदी का, यूपीएससी द्वारा वारा हिंदी का जो है किया गया ट्रांसलेशन। पश्चिम कौन सा? पश्चिम मतलब यूरोप साइड, अमेरिका तक की बात करेंगे। भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। अगर भारत की बात करें, जब से 2014 में ये सरकार आई है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और भारत चीन को काउंटर करने के लिए पश्चिम के देशों के साथ, चाहे क्वाड सम्मेलन हो या G20 समिट हो, G7 के साथ उसका तालमेल हो, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन देशों के अगर साथ की बात करें तो, और जो ग्लोबल साउथ है ना वो अपने आप में अनूठा है, ठीक है, और 21वीं सदी उन्हीं की है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम अगर बेहतर चीजें क्यों कर रहा है भारत के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि चीन को काउंटर करना, पूरे हिंद महासागर पर उसका 80% व्यापार होता है और हिंद महासागर पर व्यापार करने के लिए भारत का सहयोग बहुत आवश्यक है। और भारत उभरती हुई महाशक्ति है, क्योंकि भारत का जो ग्रोथ रेट है, चाहे जीडीपी का हो या अन्य चीजों का, तो एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। ये बात सही है, इस कथन की व्याख्या करना है भारत के संबंध में, ठीक है। द वेस्ट है पश्चिम। मध्य एशियाई गणराज्य के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालनी है ना। आईआर का क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में भारत का जो साख है ना वो बढ़ रही है, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, आर्थिक हो या रणनीतिक, ठीक है, बाइलेटरल, तो उसका आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है। दूसरा ये बताना है कि क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो भारत का जो कद है ना वो इस समय थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी हाल ही में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? तो अभी राज्य परीक्षाओं को इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। अभी फिलहाल जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनको इनमें काउंटर किया गया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह में क्या चीटिंग की चांसेस ज़्यादा हैं, पेपर लीक के मामले ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें है ना को टारगेट किया गया है। लेकिन अभी वही है, दूर की कौड़ी है। अभी हाल फिलहाल में देखो यूपी में कई पेपर लीक हुए, है ना, नीट का एग्जाम को लीक कराया गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें और काम किए जाने की ज़रूरत है। अगला, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। राइट टू प्राइवेसी 2018 में आ गया था, है ना, व्याख्या हो गई थी। इस संदर्भ में गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण के संबंध में
संबंधित विधि की व्याख्या करनी है। टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सही है, व्याख्या करना है ना। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। साइंस एंड टेक भी मिक्स कर दिया है। ओके, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए है ना, इसके बारे में बताना है। संघवाद को मजबूत बनाने के लिए या करने के लिए केंद्र राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने वाले उपायों को सुझाइए। हाल ही में देखा होगा जो एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और योजना आयोग, उसको समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर एनआईटी नीति आयोग आ गया है, जीएसटी आ गया है, एक देश एक कर। तो इस तरह की चीज़ों से क्या हुआ, थोड़ा संघवाद को थोड़ा सा माना गया कि नहीं बदलेंगे, लेकिन काम अच्छे से कर रहे हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में जो लिबरल धारणा बनी है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में देखो बीजेपी की शासित सरकारें हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अभी तो ठीक चल रहा है। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी और राज्यों में अदर पार्टी की सरकार होती है, जैसे पश्चिम बंगाल वाला देख लो, ठीक है, तो आपको कहीं से लग रहा है कि नहीं वहाँ संघवाद का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर राज्य सरकार कभी बहुत ज़्यादा अति कर देती है, कभी केंद्र सरकार अति कर देती है। तो चीज़ें इस तरह से देखनी है आपको। भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट करिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है, ये बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जनहित याचिकाओं के बढ़ने के क्या कारण है, आजकल हर छोटी मोटी बात के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दी जाती है ना, तो यही कारण है कि बढ़ रही है। दूसरा, नए नए मुद्दे भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में एनआरसी की बात हुई तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चली गई। हाल ही में अभी वक्फ बोर्ड की बात हुई तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चली गई। तो इस तरह हर छोटी मोटी बातों पर पीआईएल दाखिल कर दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है, तो हाँ, ये बात तो कही जा सकती है कि भारतीय न्यायालय या भारतीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक रूप में उभरा है और उसने संविधान सम्मत व्याख्या करके अपना एक अलग स्थान बनाया है, ठीक है। चाहे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, या फिर ब्रिटेन का हो, उन सब में सबसे बेहतर काम कर रहा है और सबसे निष्पक्ष और सबसे बेहतरी के साथ काम करने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया है, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कर रही है। अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना करनी है आपको, ठीक है। भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और अमेरिका के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में डिफरेंसेस बताने हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य की विवेचना करनी है आपको। 70% सकारात्मक, 30% नकारात्मक बातों के साथ तुलना कर दो कि अमेरिका धर्मनिरपेक्ष कैसी है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसी है। हम न्यूट्रल हैं क्योंकि भारत में छुट्टियां भी मिलती हैं हर धर्म के त्योहारों में, तो हम एक सकारात्मक अवधारणा को पालन करते हैं। अमेरिका भी सकारात्मक अवधारणा को पालन करता है, लेकिन कुछ चीजों पर वो हमसे अलग दिखता है, ठीक है। अगला, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पर सिटीजन चार्टर एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करिए और उनके दूर करने के उपाय सुझाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सिटीजन चार्टर है वो ऐतिहासिक पहल रही है वाकई में, क्योंकि हर ऑफिस को अपना एक सिटीजन चार्टर होता है जो सारी जानकारियां नागरिकों को मुहैया कराता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितने भी ऑफिस हैं सब वो दकियानूसी विचारों से ग्रसित हैं। कोई भी अपने आप को मतलब रिस्पॉन्सिबल तो बनाना ही नहीं चाहता। हर ऑफिस की यही कामों की सारी स्थिति है ना। और जो नागरिक अधिकार पत्र की बात तो बड़े जोरों शोरों से हुई थी, लेकिन शायद ही किसी ऑफिस ने नागरिक अधिकार पत्र बताए हैं। नागरिकों के कर्तव्य के बारे में या ऑफिस का क्या कर्तव्य है, ऑफिस कौन सी सूचना देगा, सूचना नहीं देगा, है ना, किस ऑफिस में कौन सा व्यक्ति बैठा है, बने हुए हैं लेकिन वो दूर की कौड़ी बने हुए हैं। उनको बेहतर करना है तो प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, दोनों जगह ध्यान देना होगा। लोगों को ट्रांसपेरेबल बनाना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। और जब तक लोग नैतिक रूप से रिस्पॉन्सिबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें कोई काम नहीं आने वाली है। ओके। 17, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार
तृणमूल स्तर पर कर सके, यानी बहुत छोटे स्तर पर कर सके। अब देखा होगा कि सरकारी अस्पताल में कोई इलाज करा, गरीब लोग इलाज कराने जाते हैं और प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं, अच्छा पैसा छाप रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वही छोटी मोटी दवाई दे दी जाएंगी, बात खत्म कर दी जाएगी और काम पूरा नहीं होगा, है ना। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजीकरण बढ़ रहा है ना, मार्केटाइजेशन बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में। अपने अपने शहरों में देखो, आसपास देखो, हजारों प्रकार के अस्पताल आ गए हैं, है ना। तो इनको रोकने के लिए राज्य सरकारों को या राज्य को व्यापक भूमिका निभानी चाहिए और कुछ उपायों के माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर से कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नए नए अस्पताल पीएचसी वगैरह खोलने पड़ेंगे, है ना। डॉक्टरों की पहुंच को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन पर उनकी ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर बहुत सारे जो एमबीबीएस हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो वहाँ नहीं जाना चाहते, उनके लिए सुविधा देते हुए उनको वहाँ तक पहुँचाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करके, है ना, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। ई गवर्नेंस, सेवा प्रदायगी प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी नैतिक कार्यों का में अनुप्रयोग मात्र नहीं है, ठीक है। जो ई गवर्नेंस सेवा है ना, जैसे वर्तमान में देखो कोई क्लास की जरूरत नहीं, हम लैपटॉप पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप घर में बैठ के मोबाइल से गैजेट से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी बड़े शहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आराम से है। तो ये यानी संचार प्रौद्योगिकी का ही तो काम है। उसी तरह ई गवर्नेंस होती है, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की थोड़ा आसान हो जाती है, लोगों तक खबर बड़ी आराम से पहुंच जाती है। लेकिन डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस डील मॉडल का मूल्यांकन करना है ना। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बढ़िया मटेरियल अवेलेबल है। अगेन 19 इंटरनल सिक्योरिटी, एक क्वेश्चन आया है इंटरनल सिक्योरिटी का। आतंकवाद वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आतंकवाद रोधी समिति यानी सीटीसी और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, है ना। तो आतंकवाद देखो वैश्विक शांति है, अभी तक भारत ही इकलौता, अगर हम देखें तो 2008 तक, जब तक बम्बई पर हमला नहीं हुआ था उस तक, या उसके पहले 2001 में जब तक WTC और पेंटागन हमला नहीं हुआ था, तब तक माना जाता था कि आतंकवाद भारत जैसे देशों की अपना एक पनपा हुआ रोग है, कोई नहीं मानता था। लेकिन अब तो फ्रांस में भी हो रहा है, लंदन में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, अमेरिका में भी धड़ल्ले से हो रहा है, यूरोप के कई देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर तो हो ही रहा है। तो एक बड़ा खतरा है शांति और सुरक्षा के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस खतरे को संबोधित करने और कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो आतंकवाद निरोधी समिति है, ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी निकाय हैं उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करिए, वही बताना है आपको, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा किया। मालदीव वाला देखा होगा, मोदी जी ने लक्षद्वीप पर चटाई बिछाई और मालदीव पूरा बह गया। कहने का मतलब मालदीव की ज्यादातर इकोनॉमी जो है ना वो टूरिज्म से है। अगर भारत के कोस्टल एरिया को टूरिज्म के लिहाज से बेहतर अगर बना लिया जाए तो बहुत बेहतर कंडीशन बन सकती है। ये जितने भी छोटे मोटे देश हैं सब टूरिज्म से माल कमा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान केंद्रित हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा करना है, आपको बताना है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको ये सारी चीजें बतानी है। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। अगर भारत इन चीजों का, इन छोटे छोटे देशों का ध्यान नहीं देगा तो चाइना दे देगा, और चाइना भयंकर रूप से कर्ज बांट रहा है और कर्ज के माध्यम से ये सारे देश उसके दलदल में फंस जाएंगे और वो जैसा कहेगा एक प्रकार से इकोनॉमिक कॉलोनी बना लेगा इन देशों को। तो भारत के लिए राजनीतिक और रणनीतिक महत्व है मालदीव का, इसीलिए भारत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करता है यहाँ पर और बहुत सारी गश्ती टुकड़ियाँ भी भेजता है और भी चीज़ों से मदद करता है, एजुकेशन रूप में, अन्य चीज़ों में।
तो समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाना है तो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, इन छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं इनको बेहतर हमारे संबंध होने चाहिए, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम बेहतर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकेंड पेपर हुआ, टफ है ना। अगर 5 से 7 क्वेश्चन देखें तो इजी टाइप के हैं, बाकी 7 से 10 क्वेश्चन करीब मॉडरेट टाइप के हैं, 3 से 5 क्वेश्चन बहुत टफ हैं। ओके, तो कुल मिलाकर हिंदी मीडियम के बच्चों, अगर आपको इस तरह के पेपर को ट्रैकल करना है तो आपको अपने सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, बेसिक कवर करना पड़ेगा। बेसिक कवर करने के बाद जो करंट अफेयर्स है आपको उसमें बहुत ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी, बिना करंट अफेयर्स के। और ऐसा नहीं है करंट अफेयर सिर्फ रट लिया, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, है ना, पॉलिटिकल वोकैबुलरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो दिक्कतें हैं आपके पास। ओके, तो इस बार देखा होगा पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, जैसे सोशल जस्टिस के क्वेश्चन, हमारा समाज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 110 नंबर के पूछ लिए गए जीएस फर्स्ट पेपर में, है ना। जीएस सेकंड पेपर में पॉलिटी हमेशा बढ़त बनाए रही है, इस बार भी बढ़त बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है। 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस की, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और सिर्फ कोचिंग के भरोसे आप नहीं बैठे रह सकते, आपको न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको देखना पड़ेगा और थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हल्की लैंग्वेज से इन सारे क्वेश्चन को कर नहीं सकते आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये न्यूज एनालिसिस हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल वाले पेपर में, जीएस थर्ड और फोर्थ पेपर में। धन्यवाद, नमस्कार।